हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम करने जा रहे हैं बेटा इस वीडियो में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को स्टडी। ठीक है, बहुत ही आसान है। रिएक्टिविटी सीरीज़ है जिसको हमने पहले भी स्टडी किया है। उसी सीरीज़ के अकॉर्डिंगली हम ध्यान में रखेंगे कि कौन से मेटल्स किस मेथड से एक्सट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ओके, तो उसके पहले बेटा हमें कुछ टर्म समझनी होंगी विच इज़ ओर्स की हुई हैं आपने, बट स्टिल टू गेट बैक टू द बेस ऑफ दिस एक्सट्रैक्शन वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स, मिनरल एंड गैंग। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो, सबसे पहले मिनरल को समझ लेते हैं। मिनरल क्या होता है? एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, ठीक है, जिसके अंदर मेटल होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने बॉक्साइट ले लिया। ओर्स वो मिनरल्स होते हैं जिसमें से मेटल को हम इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ गए? और गैंग क्या होता है बेटा? ये आपकी अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो ओर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक 3 टर्म्स को अंडरस्टैंड करना है। बस अगर ये क्लियर हो गई हैं कि मिनरल क्या होता है, मैं वापस बता देती हूँ। मिनरल होता है एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, ठीक है, समथिंग विच इज़ नेचुरली अकरिंग इन द अर्थ सर्फेस एंड दैट सब्सटेंस कंटेन्स द मेटल। और क्या होता है? वो मिनरल होता है जिसमें से हम मेटल को इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और गैंग क्या होता है बेटा? दे आर दी अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ इन दी ओर। सैंड हो गया, सॉइल हो गया, क्ले हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब देखो, आपको ये तो पता है कि कुछ मेटल्स जो होते हैं वो अर्थ के अंदर फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि दे आर नॉट रिएक्टिव। सम अकर इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स। ठीक है, और कुछ मेटल्स होते हैं एक्टिविटी सीरीज में वो बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, दे आर फाउंड इन अ फ्री स्टेट। अभी समझाया ना आपको। ओके, तो यहाँ पे आपको देखो एक्टिविटी सीरीज़ नज़र आ रही है। सोडियम, वही पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक से लेके आपकी गोल्ड तक की इन्होंने यहाँ पे सीरीज़ दिखाई हुई है। अब इसमें जो गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम यहाँ पे शो नहीं किया, दैट ऑल्सो कम्स एट द एंड ऑफ द सीरीज़। एंड ऑफ कोर्स कॉपर। ये वाले जो आपके 4 मेटल्स हैं ना, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी जो कॉपर एंड सिल्वर है ना, ये दोनों के दोनों बच्चे आपके या तो सल्फाइड या ऑक्साइड दोनों ओर्स के फॉर्म में कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो मेटल्स टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में है, जैसे कि पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सारे के सारे इतने रिएक्टिव हैं कि आप इनको कभी भी एज अ फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हुए नहीं देखोगे। फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हुए नहीं मिलेंगे। समझ गए? क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। और जो मेटल्स बेटा बीच वाली रिएक्टिविटी सीरीज़ में आते हैं ना, बीच वाली रिएक्टिविटी सीरीज़ मतलब जिंक, आयरन एंड लेड। ठीक है, ये वाले जो होते हैं ना, ये मॉडरेटली रिएक्टिव है, मतलब ना बहुत ज़्यादा विग्रस रिएक्शन है, ना ही लीस्ट रिएक्टिव में आते हैं। दे कम इन द मिडल ऑफ द सीरीज़। और ये तकरीबन आपको जो मिलेंगे ना, इन देयर फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स, इस फॉर्म में आपको ये दिखने को मिलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इतना रिएक्टिव एलिमेंट है, इतना अबंडेंटली प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर कि वो इन सब के साथ रिएक्ट करके इनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बनाता है। ठीक है, तो दैट मीन्स हम मेटल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी कैटेगरीज? एक तो मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, ठीक है, एक आ गया आपका मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, एक आ गया आपका मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। ठीक है, अब तीनों की जो समरी है ना, देखो इस टेबल में बड़े अच्छे से समझाई हुई है। और को समझ लिया ना आपने? क्या था, क्या बताया था मैंने? और होता है बच्चे एक नेचुरली अकरिंग एक मिनरल जिसमें से हमने मेटल को इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, और मिनरल होता है नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जिसके अंदर मेटल प्रेजेंट होता है। अब हमने क्या करना है, और की जो कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है ना अर्थ के अंदर, उसको हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के हिसाब से देखना है कि अगर हमने इस पर्टिकुलर मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी के ग्रुप में से निकालना है, उसकी एक्सट्रैक्शन करनी है तो कैसे करनी है, अगर मीडियम रिएक्टिविटी लो है तो उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो जो बच्चे हाई रिएक्टिविटी के मेटल्स होते हैं ना, वो किस प्रोसेस से ऑब्टेन होते हैं? बाय द इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, प्योर मेटल मिल जाते हैं, हम सब डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, और जो मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है बेटा? कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर। दैट मीन्स कैल्सिनेशन होती है कार्बोनेट ओर्स की, रोस्टिंग होती है सल्फाइड ओर्स की, करते करते ऑक्साइड मिलता है और ऑक्साइड से फिर हम फाइनली उसका प्योर मेटल जो है वो ऑब्टेन कर लेते हैं। अब जो मेटल्स आते हैं लो रिएक्टिविटी में, इनके भी सल्फाइड ओर्स होते हैं। सल्फाइड ओर्स की अभी हमने पढ़ी ना रोस्टिंग, तो लाइकवाइज यहाँ पे भी रोस्टिंग होती है। रोस्टिंग से हमें मेटल मिलता है, मेटल को फिर हम रिफाइन करके उसको प्योर स्टेट में ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये तो होगी छोटी सी एक समरी, मतलब ये स्टेप्स हैं सारे जिससे कि हम मेटल को उनके ओर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको गैंग बता दिया इम्प्योरिटीज़ के बारे में। ठीक है, मैंने आपको ओर बता दिया और मिनरल बता दिया। तो बस हमने ये बेसिक 3 चीज़ों को अपने दिमाग में रख के चलना है। ठीक है, अब जो मेटल्स हैं लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, अभी हमने पढ़ा ना, कॉपर है, मर्करी है, सिल्वर है। ठीक है ना, तो उसमें से कॉपर जो है वो तो एग्जिस्ट करता है अपने
सल्फाइड एंड ऑक्साइड ओर में, इवन मर्करी, बोथ ऑफ देम, ठीक है। बाकी जो मेटल्स होते हैं लो इन द एक्टिविटी सीरीज दे आर वेरी अनरिएक्टिव। तो इनके जो आपको ऑक्साइड्स या सल्फाइड्स जब ये दोनों मिलते हैं तो इनमें से इस मेटल को निकालना कैसे है बेटा? हाँ, आपने निकालना है इसको हीट करके, रिड्यूस करना है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या आपको किस स्टेट में मिल रहा है ये मर्करी? एक सिनेबर, इसको सिनेबार बोलते हैं, HgS, ठीक है। दिस इज मर्करी सल्फाइड। ये और है मर्करी का, जब इसको आप हीट करोगे ना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट करोगे तो क्या मिलेगा बच्चे? मर्करिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये जो मर्करिक ऑक्साइड है, हमें तो सिर्फ मेटल चाहिए ना, मर्करिक ऑक्साइड को हम वापस से फिर से हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इट इज़ गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड टू मर्करी। रिडॉक्स रिएक्शन तो आपको याद है ना, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, सो इट इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड टू मर्करी। सिमिलरली कॉपर की बात करते हैं, सेम मेथड, पहले कॉपर सल्फाइड होगा, उसको हीट करेंगे, कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। कॉपर ऑक्साइड को फिर हम फर्दर क्या करेंगे? अगर उसका हमें सिंपल एक मेटल स्टेट में हमें उसको एक्सट्रैक्ट करना है तो वापस से उसको कॉपर सल्फाइड से रिड्यूस करना पड़ेगा। दैट मीन्स कॉपर सल्फाइड is acting as a reducing agent and it is reducing copper oxide to its metallic state, ठीक है, समझ आ गई? तो ये तो आपकी बेटा मेटल्स जो लो है ना एक्टिविटी सीरीज़ में, ये उनकी रिएक्शन है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास या तो सल्फाइड ओर्स होंगे या फिर हमारे पास ऑक्साइड्स ओर्स होंगे, ठीक है। इन दोनों ओर्स को हमने क्या करना है बच्चे? हीट करना है। हीट करके जो इनका ऑक्साइड आएगा ना, उस ऑक्साइड को फर्दर हीट करना है ताकि हमें अपना जो मेटल है ना वो प्योर स्टेट में ऑब्टेन हो जाए। समझ आ गई ये बात? ठीक है, चलो फिर अब मेटल्स करते हैं मिडल इन दी एक्टिविटी सीरीज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग दोनों प्रोसेसेस पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही सिंपल सा हिसाब है, देखो इसको लर्न करना है, कितना ईजी है। आप किसी चीज़ को रोस्ट करते हो, है ना, जैसे हम पनीर टिक्का रोस्ट करते हैं तो क्या कर रहे हैं? हम हीट दे रहे हैं ना उसको। तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जिंक सल्फाइड है। अच्छा, इसमें भी ध्यान रखना है कि जितने भी हमने रोस्टिंग करने हैं ना, वो सारे के सारे सल्फाइड ओर्स होंगे जो दे विल अंडरगो रोस्टिंग, ठीक है। और कैल्सिनेशन अगेन आपको याद रखना है कि जहाँ पे कार्बोनेट के ओर्स होंगे दे विल अंडरगो कैल्सिनेशन, ठीक है। तो जो सल्फाइड ओर्स को हम उनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हीट करके एक्सेस ऑफ एयर में हीट करना है, तो हमें क्या मिलेगा बेटा? उसका रिस्पेक्टिव ऑक्साइड मिलेगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम रोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सल्फाइड ओर को उसके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में बदलने के लिए हमने क्या किया? उसको एक्सेसिवली हीट किया, इतना ज़्यादा उसको हीट दी, इतनी एयर में उसको बर्न किया कि वो अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे कार्बोनेट ओर की बात आती है उसको हमने हीट करना है, लेकिन किस में करना है बच्चे? लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, लिमिटेड एयर में, ठीक है। दैट इज नोन एज कैल्सिनेशन। समझ गए? क्लियर हो गया? रोस्टिंग में क्या था? एक्सेस ऑफ एयर, बहुत ज़्यादा भूनो भाई इसको, तो भूनते रहो, ठीक है। तो वो हो गया रोस्ट, एक्सेस ऑफ एयर। कैल्सिनेशन हो गया लिमिटेड एयर, ठीक है। तो दोनों की रिएक्शन आपको यहाँ सामने नज़र आ रही है, सिंपल सी रिएक्शन है। जिंक सल्फाइड है, उसको क्या करना है हमने? जिंक सल्फाइड को हीट करना है इन दी एक्सेस ऑफ एयर, जिंक ऑक्साइड आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ऐसे ही जिंक कार्बोनेट है, लिमिटेड एयर में सप्लाई करेंगे, बनेगा जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैंने आपको पहले भी काफ़ी वीडियोज़ में बताया हुआ कि जब भी कोई कंपाउंड में कार्बोनेट होता है तो उसका जो रिस्पेक्टिव जो एक प्रोडक्ट निकलता है ना, बाय प्रोडक्ट, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है। अब देखो आपको प्योर मेटल तो अभी भी नहीं ना मिला, अभी भी आपको किस फॉर्म में मिल रहा है? जिंक ऑक्साइड मिल रहा है। अब आपको इनटू इट्स मेटल यू वांट टू डिराइव जिंक इन इट्स मेटेलिक स्टेट, तो आप क्या करोगे बच्चे? आप इसको करोगे रिड्यूस विद अ रिड्यूसिंग एजेंट विच इज़ नोन एज कोक और कार्बन, ठीक है, या कोक बोलते हैं या इसको कार्बन बोलते हैं। अब ये बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, अगर याद हो आपको आपने टाइप्स ऑफ रिएक्शन करी थी तो ये किसका एग्जांपल आता है? ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल आता है, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? द compound that undergoes reduction, that means in which the oxygen is being removed or hydrogen is added, that is known as reduction, and जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और वो क्या हो जाता है बच्चे? ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो दोनों रिएक्शंस इसमें साइमल्टेनियसली अकर कर रही हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कार्बन या कोक ने क्या किया? जो हमें जिंक ऑक्साइड ऊपर के 2 प्रोसेस से मिला था ना, उसको रिड्यूस करने में इसने मदद करी ताकि हमें जो मेटल चाहिए अपनी प्योर स्टेट में वो हमें इस रिडक्शन मेथड से ही मिलेगा, ठीक है। अब जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है ना बेटा, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम, इनको यूज़ किया जाता है एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्यों?
क्यों यूज़ किया जाता है, चलो बताओ। आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करी हुई है ना, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो एक एलिमेंट होता है ना, ठीक है, जैसे फॉर पोटेशियम है, पोटेशियम की अगर मैं रिएक्शन करती हूँ कॉपर ऑक्साइड के साथ, तो क्या होगा ना, पोटेशियम ऑक्साइड बन जाएगा प्लस कॉपर बाहर निकल जाएगा। क्यों भैया, क्योंकि कॉपर जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है और पोटेशियम जो है वो मेरा ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इस करके हमने ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स लिए हैं ना, ये किस चीज़ का काम करेंगे, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स का काम करेंगे। रिएक्शन वही है, दिमाग में वही रख के चलो कि ये डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है ना, मेटल को उसके रिस्पेक्टिव कंपाउंड में से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम देखो एग्जांपल दिया हुआ है, किसको रिड्यूस कर रहा है, मैंगनीज ऑक्साइड को। किस में कर रहा है, मैंगनीज में, और खुद क्या हो रहा है भैया, उससे ऑक्सीजन लेके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा रिड्यूस हुआ। मैंगनीज ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस टू मैंगनीज एंड एल्यूमिनियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अब ये जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं या ये जो रिडक्शन हो रही है यहाँ पे रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड की इनटू इट्स मेटेलिक स्टेट, they are highly exothermic. That means a lot of heat energy is liberated in these reactions. ठीक है, इतनी ज़्यादा हीट रिएक्शन इवॉल्व होती है ना कि आप ये देखो कि जो मेटल आपको मिलता है ना बच्चे, वो मेटल आपको मोल्टन स्टेट में मिलता है, यानी कि पिघली हुई स्टेट होती है उसकी, ठीक है। इट इज़ नॉट ऑब्टेन्ड इन द सॉलिड स्टेट। अब ये जो रिएक्शन होती है ना जहाँ पे मेटल आपको मोल्टन स्टेट में मिलता है बच्चे, उसको बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन। अब थर्मिट रिएक्शन को समझ लो क्या होती है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। अगर पेपर में थर्माइट आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, कुछ भी नहीं है, थर्मिट का दूसरा नाम है थर्माइट रिएक्शन, ठीक है। बहुत हाईली एक्सोथर्मिक है। किसके बीच में होती है, पूछ सकते हैं वो आपसे। इट अकर्स बिटवीन द मेटल ऑक्साइड एंड अ रिएक्टिव मेटल, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल। बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ के चलना है, बस ये देखना है कि वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे, ठीक है। और यूजुअली ये होता कौन सा है, एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। और ये क्या करेगा, उस मेटल को उसके कंपाउंड में से एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल देगा। अच्छा, अब हमने देखा कि यहाँ पे वो जो थर्माइट रिएक्शन है उसमें मेटल हमें किस स्टेट में मिल रहा है, मोल्टन स्टेट में। तो ये किस लिए काम आता है, ये ना वेल्डिंग के काम आता है, क्योंकि जो मेटल आपका गर्म है ना वो उस वक्त वेल्डिंग में यूज़ होगा। वो आपका जो प्रोसेस है वो किस काम आएगा, उसकी एप्लीकेशन क्या रहेगी। मतलब रेलवे ट्रैक्स को अगर आपने ज्वाइन करना है, ठीक है, कोई मशीन में क्रैक आ गया, उसके पार्ट्स को ज्वाइन करना है, वेल्डिंग करनी है, तो आप देख सकते हो इस पिक्चर के अंदर ये थर्माइट प्रोसेस हो रहा है। रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन किया जा रहा है बाय यूजिंग द सेम रिएक्टेंट्स दैट वी हैव यूज्ड इन दिस रिएक्शन, ठीक है बच्चे, हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, टॉप पे चलते हैं, जो हमारे मेटल्स एक्टिविटी सीरीज़ में सबसे ऊपर बैठे हैं, ठीक है। पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सारे के सारे बहुत ही, एल्यूमिनियम हो गया, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है। तो इनमें क्या होता है ना बच्चे, जो कार्बन होता है ना वो इनको रिड्यूस नहीं कर सकता। यहाँ पे कार्बन इन हाई रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस यानी कि रिड्यूस करने में अनसक्सेसफुल होता है, अपने रिस्पेक्टिव मेटल्स नहीं बना सकता, क्योंकि इन मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा प्यार दोस्ती है भाई, ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन से कम है, ठीक है। तो इनको मेटल्स को अगर आपने इनकी एक मेटेलिक स्टेट में ऑब्टेन करना है तो बच्चे हम क्या करेंगे, हम करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। और आपके जो यहाँ बुक में दी हुई है वो कॉपर की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग दी हुई है, ठीक है। इससे हमें 99.9% प्योर कॉपर मिलता है, ठीक है। सो लेट्स डाइव इन एंड फाइंड आउट ये होता कैसे है। ये बेसिकली मेथड किस लिए होता है बच्चा, हमने प्योरीफाई करना है, ठीक है, हमें प्योर कॉपर चाहिए, तो वो प्योरीफाई करने के लिए हो गया। कोई भी इम्प्योर मेटल को आपने इलेक्ट्रिसिटी की मदद से प्योरीफाई करना है, ठीक है। तो आपने इनको क्या करना है, प्योरीफाई करना है इम्प्योर मेटल्स को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो अब देख लेते हैं कॉपर रिफाइनिंग कैसे होती है, इलेक्ट्रोलिटिक कॉपर रिफाइनिंग। हमने यहाँ पे एक बीकर लिया बेटा, इसके अंदर हमने क्या फिल किया, एक एसिडिक सोल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट का, ठीक है। एसिडिक क्यों लेते हैं हम, ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन जो है वो स्पीड अप हो जाए। 2 इलेक्ट्रोड्स लिए, एनोड लिया हमने पॉजिटिव इम्प्योर कॉपर रॉड बनाया, कैथोड लिया नेगेटिव प्योर कॉपर स्ट्रिप बनाया। इन हमने इलेक्ट्रोड्स को किसके साथ कनेक्ट कर दिया बच्चे, की के साथ किया, बैटरी के साथ किया, ताकि कंडक्शन जो है वो सर्किट की कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, अब जो कॉपर होगा ना एनोड से, वो कहाँ जाएगा, वो डिज़ोल्व हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर,
ठीक है। डिज़ोल्व किस फॉर्म में होगा बेटा, कॉपर 2 आयंस की फॉर्म में डिज़ोल्व होगा। अब ये जो कॉपर 2 आयंस यहाँ पे बने ना, एनोड से डिज़ोल्व होकर सोल्यूशन में आए, ये कहाँ जाएंगे, ये मूव करेंगे कैथोड की तरफ। जब ये मूव करेंगे तो इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, और किस फॉर्म में डिपॉजिट होंगे बच्चे, प्योर कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट होंगे। समझ गए ये स्टेप, ठीक है। चलो आगे समझाती हूँ। अब हमने बात करी एनोड की। एनोड पे क्या होता है, लाओ मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। एनोड पे जो रिएक्शन है ना बेटा, कॉपर 2 आयंस ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और प्योर कॉपर बनाया। यही प्योर कॉपर आपका कहाँ जाएगा बच्चे, कैथोड पे जाएगा और वहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएगा। समझ गए, ठीक है बेटा। अब जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं इसके अंदर, जैसे कि जिंक हो गया इसके अंदर, ठीक है, जिंक हो गया, आयरन की भी इम्प्योरिटी होती है इसके अंदर, है ना, वो भी डिसॉल्व हो जाएंगी। लेकिन अगर नोबल मेटल्स आ गए ना इसके अंदर, मान लो थोड़ा बहुत अगर गोल्ड आ गया इसके अंदर या सिल्वर आ गया, ठीक है, तो वो क्या होते हैं ना, वो सेटल हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड। एनोड मड दिख रही है ना यहाँ आपको डायग्राम में। तो कुछ इम्प्योरिटीज़ जैसे मैंने बताई ना, जिंक एंड आयरन, ये तो घुल जाएंगी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर। लेकिन कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि, जिसकी मैंने बात करी नोबल मेटल्स की, ठीक है, दे आर गोइंग टू सेटल डाउन इन द टैंक और दी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जिस कंटेनर में हम कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड। अब एनोड मड क्या होती है बेटा, ये होती है आपकी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ विच सेटल एट द बॉटम ऑफ योर इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। अब फाइनल रिजल्ट क्या होगा बच्चे इसका, एनोड ने तो बेचारे ने अपने कॉपर आयंस दे दे के यहाँ पे कॉपर मेटल उसके ऊपर चढ़ा दिया, ठीक है, तो बेचारा बहुत पतला हो गया, ठीक है। तो ये हो गया फाइनली हमारा एनोड जो हो गया वो हो गया थिनर, ठीक है, क्योंकि कॉपर यहाँ से लूज़ हो गया। और जो कैथोड हो गया वो तो बन गया मोटा लाला, ठीक है ना। इसने तो कॉपर ले लेके अपने ऊपर डिपॉजिट कर लिया, खूब सारा थिक हो गया। तो हमें कितना मिला बच्चे, कॉपर 99.9% कॉपर एज दी प्योर मेटल वी आर गेटिंग एट द कैथोड, ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया, समझ आ गई है। चलो आगे चलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको लर्न कर लेना अच्छे से। डायग्राम आपको बेसिक समझा दिया मैंने, रिएक्शन ये ज़रूर लिख के आनी है उसमें, ताकि समझ में आ जाए कि कॉपर आयंस कैसे कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों, अब लास्ट टॉपिक आता है हमारा करोजन। करोजन में क्या होता है, देखो सबसे पहले एग्जांपल दिया हुआ है आपको कि सिल्वर के आर्टिकल्स हैं, घरों में देखे होंगे, चांदी के ग्लास हो गए या मंदिर में मूर्तियाँ होंगी छोटी चांदी की, वो काली पड़ जाती हैं अगर आप उसको एक्सपोज करके रखते हो एयर में, क्योंकि एक्सपोजर उनका कॉन्टैक्ट रहता है। उससे क्या होता है, जो एयर के अंदर सल्फर होती है ना, सिल्वर उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है बेटा, सिल्वर सल्फाइड बनाता है, ठीक है। बैलेंस कर लो यहाँ पे 2 लगा के, ये रिएक्शन देके आ सकते हो। एक एडिशनल एडवांटेज रहेगा कि बच्चे ने अगर एक्सप्लेन किया विद रिएक्शन किया, दैट becomes really eye catchy for the examiner to get hold of your marks, ठीक है, मार्क्स अच्छे मिलते हैं आपको उसमें। ऐसी आपकी अगली रिएक्शन है, ये आपने कर रखी है 6th-7th में, कॉपर आई थिंक 7th में की थी। कॉपर रिएक्ट करता है बेटा मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। एयर के अंदर धीरे धीरे रिएक्शन होती है और स्लोली ना जो इसके ऊपर एक शाइनी ब्राउन कोटिंग होती है ना, वो ख़राब हो जाती है और एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, ठीक है। अब ग्रीन कलर की जो कोटिंग आती है वो किस वजह से आती है, क्योंकि कॉपर कार्बोनेट आ जाता है। अब इसकी भी रिएक्शन आपको मैं दे देती हूँ। देखो कॉपर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एयर में मॉइस्चर भी होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कर रहा है प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। आई थिंक मैं को थोड़ी सी मैं रिएक्शन इस तरफ कर देती हूँ ताकि आपको एक सिंगल लाइन में रिएक्शन नज़र आ जाए। कॉपर रिएक्ट करेगा बच्चे वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो आपने देख लेना है कि हमारे पास यहाँ पे 4 रिएक्टेंट्स हैं। बना क्या रहे हैं बच्चे, कॉपर कार्बोनेट, जिसकी वजह से इसके ऊपर ग्रीन कलर आ रहा है, और साथ में बन रहा है इसके कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड। अब इसकी बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। देखो मैंने बैलेंसिंग पे वीडियो डाला हुआ है, एंड जिसने बैलेंसिंग अभी तक नहीं चेकआउट करी है या जिसको समझ में नहीं आ रही है, गो ऑन टू माई चैनल एंड वॉच दैट वीडियो। तो ये बैलेंस करना वुड बी रियली ईजी फॉर एवरी वन ऑफ यू, ठीक है, समझ आ गई बच्चे। अब ये जो लास्ट आता है आपका बेटा, वो क्या आता है, आयरन, ठीक है। आयरन क्या करता है, ये सबको पता है, आयरन को जंग लग जाती है, जंग को क्या बोलते हैं हम, रस्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ ना, इट फॉर्म्स रस्ट, और रस्ट की तो आप आई थिंक बहुत बारी कर चुके हो रिएक्शंस, ठीक है। मैं फिर भी दे देती हूँ बच्चों, क्योंकि आप अगर ये करोजन के एग्जाम्पल्स विद रिएक्शन दे के आते हो, दे रियली हैव अ वेरी गुड इम्पैक्ट। सो यहाँ पे देखो हमें पता है कि आयरन क्या करता है बेटा, मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करता है। मॉइस्ट एयर मतलब पानी और ऑक्सीजन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बनता क्या है बच्चे, सबसे पहले बनता है आयरन हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, आयरन 3 हाइड्रोक्साइड। अब ये जो आयरन 3 ऑक्साइड है ना, ये धीरे धीरे ना डिहाइड्रेट होता है। जब ये डिहाइड्रेट होता है बच्चे, क्या बनता है, फिर बनता है आयरन 3 ऑक्साइड डॉट XH2O, ठीक है। अब मैं आपको पहले ये रिएक्शन बैलेंस कर दूँ, यहाँ पे आएगा 3
एंड 2 6, यहाँ पे हम 4 4 3 12, 6 2 12 एंड 4 आयरन, ठीक है। और यहाँ पे आपका सेम यही वाला 4 FeOH होल थ्राइस विल गिव आउट रस्ट एंड यू हैव टू राइट डाउन 2 इन फ्रंट ऑफ Fe2O3। अच्छा, आप पूछोगे मैम यहाँ पे X क्यों लिखा है? देखो बेटा, X इसलिए लिखा है क्योंकि जो आपका ह्यूमिडिटी कंटेंट होता है ना, दैट वेरीज फ्रॉम एरिया टू एरिया, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसी वजह से हम यहाँ पे XH2O लिखते हैं। समझ गए बेटा? ठीक है, चलो अब यहाँ पे भी आप देख रहे हो। अब आपने यहाँ पे एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी में क्या है बेटा, 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, तीनों में क्लियर आयरन नेल्स डाल देने हैं, टेस्ट ट्यूब A, B एंड C, ठीक है। ऊपर हमने कॉक लगा दिया है। तीनों में हमने क्या रखा है, एक में हमने अकेली एयर, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स वाटर था, ठीक है। सेकंड में हमने एयर रखी और हमने ऊपर एक ऑयल की लेयर दे दी, जिससे कि एयर जो है वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं आ रही। और लास्ट में हमने बिल्कुल ड्राई एयर, यानी कि विच इज़ माइनस ऑफ द मॉइस्चर, माइनस ऑफ द वाटर वेपर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, आयरन नेल्स किस ट्यूब में रस्ट होंगे? जाहिर सी बात है, अभी हमने रिएक्शन करी ना, मॉइस्ट एयर चाहिए, यानी कि एयर भी और मॉइस्चर भी, दोनों हमें रिएक्टेंट्स चाहिए, दोनों हमें एज रॉ मटीरियल्स चाहिए फॉर दी आयरन टू गेट रस्टेड। समझ गए? सो बस ये एक्टिविटी उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए दिया हुआ है, इन्वेस्टिगेट करना है कौन सी ट्यूब में रस्टिंग हो रही है, ठीक है। ओके बेटा, अभी आपका लास्ट टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ करोजन। हमने देख लिया कि मेटल कैसे, सिल्वर कैसे करोड हो रहा है, कॉपर, आयरन, सबकी हमने करोजन देख ली, ठीक है। अब उस करोजन को बचाने के लिए क्या करना है? पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेंटिंग, एनोडाइजिंग, एलॉय बना दो, मतलब कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो जिससे कि आपका मेटल जो है वो फर्दर करोड होने से बच जाए, ठीक है। क्रोम तो आपको सबको ही पता है, आजकल कितनी हम लोग क्रोम यूज़ करते हैं, गाड़ियों में यूज़ होता है ताकि जो उसके ओरिजिनल फ्रेम है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, है ना। इवन घर में भी हम क्रोम टैप्स देखते हैं तो शाइन अच्छी आती है, लुक अच्छी आती है, प्लस प्रोटेक्शन रहती है, ठीक है। अब गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या होता है ना, जिंक जो है ना वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू आयरन आर्टिकल्स के ऊपर डिपॉजिट कर दिया जाता है, ठीक है। अब गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे उन्होंने दिया कि अगर गैल्वेनाइज आर्टिकल ने प्रोटेक्शन तो दे दी रस्टिंग से, लेकिन अगर जिंक की कोटिंग टूट जाती है तब भी वो प्रोटेक्टेड रहता है। वो क्यों होता है बच्चे? क्योंकि जिंक जो है ना वो अपने आप को बेसिकली क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। ये ना सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन होती है। क्या होती है ये? सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। मतलब आप जिंक कोटिंग को स्क्रैच भी अगर होगी ना या ब्रेक भी होगी तो उसके नीचे वाला जो आयरन होगा ना वो प्रोटेक्टेड ही रहेगा। क्यों? इस फिनोमिनन को मैंने क्या बताया आपको, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन बोलते हैं, ठीक है। जिंक खुद को सैक्रिफाइस कर देता है भैया कि तू प्रोटेक्टेड रह, मैं बैठा हूँ तेरी जगह, मैं करोड़ हो जाऊँगा, मैं अपनी जान गंवा दूंगा पर तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो अगर जिंक लेयर डैमेज भी हो जाती है तो वो जिंक का जो कोटिंग चढ़ाई हुई है ना हमने, जो थिकर कोटिंग दी हुई है, वो आयरन को फर्दर करोड होने से बचाता है, ठीक है। तो गैल्वेनाइज आयरन क्या करेगा, आपको रस्टिंग से बचाएगा आपके आयरन प्रोडक्ट्स को, ठीक है। और इसलिए क्योंकि जिंक जो है वो वैसे भी बच्चे आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो इसलिए मोर रिएक्टिव होने की वजह से वो खुद करोड करेगा और आयरन को बचा के रखेगा, ठीक है। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज इनफ। एंड एलॉइंग तो हमने बहुत बारी पढ़ रखी है कि एलॉइंग क्या होता है। इट्स एलॉय क्या होता है बच्चे? इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स। और उससे क्या बनती है? स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी बन जाती है हमारे किसी भी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट की, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब आपने आयरन देखा है ना, सबसे वाइडली यूज मेटल है, लेकिन कभी आप इसको प्योर स्टेट में यूज़ करते हो? नहीं करते ना, क्योंकि सॉफ्ट बड़ा होता है और ईजिली स्ट्रेच हो जाता है अगर इसको आप गर्म करते हो। तो इसको छोटी छोटी ना क्वांटिटीज़ में दूसरे मेटल्स के साथ मिक्स किया जाता है। जैसे कार्बन के साथ किया तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, हार्डनेस बढ़ गई। निकल एंड क्रोमियम के साथ किया तो स्टेनलेस स्टील बढ़ गया, ठीक है। अब हार्ड भी हो गया एंड स्टेनलेस स्टील बढ़ गया तो रस्ट भी नहीं लगेगी। तभी आप किचन में अपने स्टेनलेस स्टील के यूटेंसिल्स यूज़ करते हो, नहीं तो धो धो के उन पर जंग लग जाता अगर वो खाली आयरन के होते। फिर आयरन को हम मतलब इस तरह से अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ मिक्स करके उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो किसी भी मेटल को अगर आपने उसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो आप उसकी मिक्सिंग कर दो किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ। जैसे मैंने बताया कि एलॉय क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो दिस इज़ वेयर योर प्रिवेंशन ऑफ करोजन इज डन। अब यहाँ पे प्योर गोल्ड बताया, डू यू नो बॉक्स में कितना होता है? 24 कैरेट का होता है, ठीक। जितना प्योर होगा ना उतनी उसकी सॉफ्टनेस होएगी, ठीक। को क्या किया जाता है बच्चे? उसमें सिल्वर या कॉपर मिक्स किया जाता है ताकि हार्डनेस आ जाए,
ठीक है। और हम लोग इंडिया में कौन सा यूज़ करते हैं मोस्टली, जो हम बाय करने जाते हैं शोरूम्स में, दैट इज़ 22 कैरेट गोल्ड, जो कि ऑर्नामेंट्स बनाने में काम आता है। ठीक है, तो उसको आपको क्या, उसमें क्या समझना है, 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड में क्या हमने किया है, 2 पार्ट या तो कॉपर के डाले हैं या सिल्वर के डाले हैं, ताकि उसकी हार्डनेस जो है वो सस्टेन कर सके। ठीक है। एंड इफ़ वन ऑफ द मेटल्स इज़ मर्करी, तो ये आपने याद रखना है, मर्करी के केस में अगर अलॉय बनेगा वो हमेशा किस नाम से कहलाएगा, जाना जाएगा एमाल्गम। ठीक है। अब ये जो अलॉयज़ होते हैं ना बेटा, इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट होती है वो प्योर मेटल से कम होती है। अब ब्रास है, ब्रास किसका अलॉय होता है, कॉपर एंड जिंक का। ब्रॉन्ज किसका है, कॉपर एंड टिन का। ये इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट ही नहीं करते, लेकिन आप कॉपर देखो तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपके घरों में जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस किए जाते हैं ना वाइल द हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन, तो कॉपर की वायर्स यूज़ की जाती हैं इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए। ठीक है। सोल्डर, ये भी अलॉय है, सोल्डरिंग मशीन्स देखी होंगी आपने। ठीक है, वो लेड एंड टिन का अलॉय है, बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट है। इसको क्या किया जाता है, इसको वेल्डिंग में यूज़ किया जाता है। ठीक है, समझ आ गया। ओके, अब ये लास्ट डू यू नो बॉक्स है बेटा, दैट इज़ वंडर ऑफ एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी। ठीक है, ये आयरन पिलर आप यहाँ देख रहे हो, कुतुब मीनार के पास बना हुआ है बेटा। 1600 ईयर्स पहले आयरन वर्कर्स ने बनाया था और एक ऐसा प्रोसेस डेवलप किया था जिससे कि इसको जंग ना लगे। इसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया कि इसको जंग भी नहीं लगी हुई, और साइंटिस्ट ने ना मतलब एग्जामिन किया इसको आके इंडिया में कि ऐसा क्या खास है इसके अंदर जो इसको जंग नहीं लगी। तो खास क्या है बच्चे, इसके अंदर फॉस्फोरस यूज़ किया हुआ है। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना, इतना कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन भी नहीं आता। उस फॉस्फोरस ने इसके ऊपर एक आयरन हाइड्रोजन फॉस्फेट की एक प्रोटेक्टिव कोटिंग दे रखी है, जिसकी वजह से इसको जंग नहीं लगता। और दूसरी बात है बच्चे, जो आयरन हम यूज़ करते हैं ना यहाँ पे, उसमें सल्फर एंड कार्बन जैसी इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, प्योर होने की वजह से भी जंग नहीं लगता। ठीक है ना। एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी का ये तो बहुत बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल आपको पढ़ने को मिल गया। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। जुड़े रहिए मेरे चैनल स्टडी विद एकता के साथ, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में विद ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस। Till then, stay connected. Goodbye and good luck.